नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मैंने अपनी पिछली कक्षा में आपको जो होमवर्क दिया था वो भी आपने पूरा कर लिया होगा। तो अब हम अपनी आज की कक्षा शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था, मैं चाहती हूँ एक बार हम उस पर नज़र डालें। तो वो क्या था? व्यंजकों के पद, पद के गुणनखंड एवं गुणांक को ज्ञात करना। ये हमने अपनी पिछली कक्षा में जाना था। सजातीय और विजातीय पद को ज्ञात कैसे करते हैं और कैसे हम उनकी पहचान करते हैं, ये भी हमने सीखा था। व्यंजकों की डिग्री को ज्ञात करना और एक, दो एवं त्रिपदीय व्यंजकों की अवधारणा को भी हमने जाना था कि कौन पद एक पद होता है, किस तरीके से हम उसको दो पदीय व्यंजक कहते हैं और कब हम उसको त्रिपदीय व्यंजक कहते हैं। अब अपने उसी चैप्टर अर्थात बीजीय व्यंजक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? अभी बीजीय व्यंजकों का जोड़ एवं घटाना। और इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना है, अभी जो मैं बताने वाली हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर एक प्रश्न लिखा है। वो क्या है? मीराया, केयूर और शालू साथ साथ खेलते हैं। खेल खेल में मीराया केयूर से कहती है कि तुम्हारे पास शालू से 12 गोलियां अधिक हैं। क्या कहती है? 12 गोलियां अधिक हैं। किससे? शालू से। और मेरे पास तुम दोनों की गोलियों से 5 गोलियां अधिक हैं। मीराया कहती है कि मेरे पास तुम दोनों से 5 गोलियां अधिक हैं और केयूर के पास शालू से 12 गोलियां अधिक हैं। तो यहाँ पर अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि हमें पता है कि मीराया के पास भी कितनी गोलियां अधिक हैं, केयूर के पास कितनी गोलियां अधिक हैं, लेकिन यहाँ तक अभी तक हमको ये पता नहीं चला है कि क्या शालू के पास कितनी गोलियां हैं। अब मीराया की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले शालू की गोलियां जाननी होंगी, क्योंकि तभी तो हम जान पाएंगे कि किस तरीके से 5 गोलियां अधिक करें या 12 गोलियां अधिक करें। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शालू के पास गोलियों की संख्या हमें अब तक पता नहीं है, तो शालू की गोलियों की संख्या हम मान लेते हैं। जहाँ पर हमें ना पता हो कि क्या है, वहाँ पर हम कुछ मान लेते हैं जिससे आगे बढ़ सकें। तो हमने माना कि शालू के पास कितनी गोलियां हैं? x। कितनी गोलियां हैं? x। अब केयूर के पास शालू से कितनी गोलियां अधिक थी? 12। तो अगर मैं कहूँ कि मैं इसको एक व्यंजक के रूप में लिखना चाहती हूँ और मैं बताऊँ कि कितनी गोलियां अधिक हैं, तो मैं क्या करूँगी? शालू की x गोलियों में 12 जोड़ दूंगी। वही देखिए हमने यहाँ किया है, x प्लस 12। तो ये गोलियां जो हैं किसकी हो गई? ये हो गई केयूर की गोलियां। इसके बाद अब हमें पता करना है कि मीराया के पास कुल कितनी गोलियां थी। देखिए, हमने यहाँ अपने प्रश्न में भी लिखा था क्या कि मीराया के पास कितनी गोलियां हैं वो हमें निकालनी है, ज्ञात करनी है। और मीराया के पास शालू और केयूर से दोनों से 5-5 गोलियां अधिक हैं। तो अब मीराया के पास दोनों की गोलियों का योग करेंगे। कैसे करेंगे? दोनों की गोलियां कितनी थी? x और x प्लस 12, जिसमें x हमने किसकी मानी थी? शालू की गोलियां मानी थी। और x प्लस 12 किसकी आई थी? केयूर की गोलियां हमें प्राप्त हुई थी। तो हमने दोनों को जोड़ दिया। इसके बाद हमारा प्रश्न हमें क्या कहता है कि दोनों की गोलियों से कितनी अधिक हैं? 5 अधिक हैं, है ना। तो अब हम क्या कर देंगे? मीराया की गोलियां जानने के लिए हम दोनों की गोलियों में 5 जोड़ देंगे। तो मीराया की गोलियों की संख्या कितनी होगी? ये देखिए, x किसकी थी? शालू की हमने मानी। x प्लस 12 केयूर की हमें प्राप्त हुई। तो इन दोनों में हमने 5 जोड़ दिया। अब हम अगर इन दोनों को जोड़ें तो x और x मिलकर कितना हुआ? 2x और ये हुआ हमारा 17। तो मीराया के पास कुल कितनी गोलियां हुई? 2x प्लस 17। आई बात समझ में? इसी तरीके से जहाँ पर हमें कोई निश्चित संख्या नहीं पता होती है, वहाँ पर हम एक संख्या मान लेते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे समान पदों का जोड़ना व घटाना। और इसके लिए अब तक हमने क्या जाना था? समान पदों की पहचान करना। ये हमने अभी पिछली कक्षा में सीखा था कि कब हमारे पद एक जैसे होते हैं। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ना और घटाना सीखेंगे। तो देखिए आपके सामने ये एक संख्या लिखी है, क्या? 5x और 7x। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो हम क्या करेंगे? हम इस x को रखेंगे यहाँ पर और अंदर लिख देंगे 5 जमा 7। ठीक है ना? हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या किया है हमने दोनों में जो कॉमन था, दोनों में कॉमन क्या था बच्चों? यहाँ पर x कॉमन था, तो हमने x को बाहर निकाला और अंदर जो चीज़ें बची हैं 5 और 7 उनको रख दिया। अब हम इनको जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? देखिए 7 और 5 कितने होते हैं? 8, 9, 10 और 2 12। तो ये हुआ हमारा 12x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? आगे बढ़ें। चलिए अब हम इसको करते हैं। ये क्या है? ये है समान पदों का घटाना। समान पद देखिए कैसे हैं? यहाँ पर भी mn लिखा है और यहाँ पर भी m और n इसके साथ लिखे हुए हैं। तो ये हमारा कैसे हुए? समान पद हुए। तो अभी हमने जैसे ऊपर किया था जोड़ने में, वैसे ही अब हम क्या करेंगे? घटाने में करेंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे? mn को बाहर ले लेंगे। यही तो हमारा कॉमन है। देखिए दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी mn है और यहाँ पर भी mn है। तो mn हमने बाहर ले लिया। अंदर बचता है हमारा 10 में से हम कितने घटा देंगे? 5। 10 माइनस 5। तो ये क्या प्राप्त हुआ हमको मिला है 5 mn। ये हुआ हमारा समान पदों का घटाना। इस तरीके से हम पदों को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक पद लिखा हुआ है 7pq²। क्या लिखा है? 7pq²। दूसरा है 3pq²। अब ध्यान दीजिए, इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन है? कौन सा ऐसा अंक है या संख्या है जो कॉमन है, जो हम बाहर ले सकते हैं, जैसा हम अब तक करते आ रहे थे? तो कौन सी है? देखिए p यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों में है। q² यहाँ भी है, यहाँ भी है ना? दोनों जगह है। तो pq² दोनों संख्याओं में कॉमन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको बाहर ले लेंगे। जैसे अभी हमने क्या किया था, इस वाले में भी किया था। हमने x बाहर लिया तो हमने इसको अंदर रख दी, बची हुई संख्याएं। यहाँ पर हमने mn बाहर लिया और बची हुई संख्याएं अंदर रख दी थी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने क्या किया? pq² बाहर लिया और अंदर क्या बचता है? यहाँ देखिए 7 और यहाँ का 3। तो 7 माइनस 3 ये संख्या हमें प्राप्त हुई। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों को घटा देंगे। तो 7 में से 3 गए, बचते हैं कितने? 4। तो 4pq²। अगर हम इन पदों को आपस में घटाते हैं तो घटाने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ है वो हुआ है 4pq²। ठीक है बच्चों, आपने समझा और जाना कि जब भी हमें किसी समान पदों को जोड़ना अथवा घटाना हो तो हम कैसे करते हैं। हमने अब तक क्या क्या किया? सबसे पहले जो उन दोनों में कॉमन होता है, जो कॉमन उसके मल्टीपल्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? बाहर ले लेते हैं और बाकी बची हुई चीज़ें हम अंदर ले आते हैं। अगर जोड़ना हो तो दोनों को जोड़ देते हैं, घटाना हो तो उनमें से पहली में से दूसरी को घटा देते हैं। तो आगे बढ़ें। चलिए अब देखिए, अब हम जानेंगे समान पदों का जोड़ना और घटाना। जो हमने अब तक जाना था, एक हम बड़ा व्यंजक ले लेते हैं और इसको हल करके देखते हैं कि अभी तक तो हमने छोटे छोटे पदों को लेके किया था कि अगर हमें ऐसा प्रश्न हल करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 5x² 7xy प्लस 8z प्लस 3xy माइनस 7x² माइनस 2xy माइनस 6z और माइनस 10। ये हमारा क्या है? ये हमारा एक व्यंजक है। इसके बाद
अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि जो हमारे एक जैसे पद हैं उनको हम एक जगह पर ले आएंगे। जो हमारे एक जैसे पद हैं उनको हम एक जगह पर ले आएंगे। जैसे कि ये देखिए 5x², x² यहाँ पर है और पूरे व्यंजक को ध्यान से देखिए, x² कहाँ है, देखिए देखिए, तो देखिए एक यहाँ पर भी है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को एक साथ यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अभी हम जब इस प्रश्न को करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं एक्स वाई के जितने भी पद हैं उनको भी मैं आसपास ले आऊँ। तो देखिए 7xy मैंने रखा, इसके बाद एक और कहीं व्यंजक है, ये रहा 3xy, इसको भी मैंने यहाँ पर इसके पास रख दिया। फिर मैंने -2xy को एक साथ लिख दिया, यानी कि xy के जितने भी मेरे पद थे उन सबको मैंने एक साथ लिख दिया। इसके बाद मैं z वाले पदों को एक साथ लिखना चाहती हूँ। तो देखिए 8z और -6z, इसको भी मैंने एक साथ लिख दिया और माइनस में 10। अब ये हमारा, आप अगर ध्यान दें तो कुछ कुछ ऐसे उसमें विभक्त हो गया है जो अभी हमने पिछले प्रश्न में प्रश्न हल किए थे। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर देखिए 5x² -7x², और इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है, एक जैसी, दोनों पदों में एक जैसी चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ भी x² है। तो मैं क्या करूँगी, इस x² को बाहर निकाल लूँगी और बाकी चीज़ें अंदर आ जाएंगी। तो देखिए वही हमने यहाँ पर किया है। तो x² हमने बाहर लिया, अंदर आया 5 - 7। इसके बाद इन तीनों को ले लेते हैं। तो जैसे ही इन तीनों को हमने लिया तो इनमें जो कॉमन था वो क्या था, वो था xy। तो हमने क्या किया, बाहर xy यहाँ पर ले लिया है, और जैसे ही हम xy बाहर लेते हैं तो अंदर क्या बच जाता है, अंदर आता है 7 + 3 - 2। देखिए ये हमारा अंदर बच जाता है। अब इसके बाद z के फैक्टर एक साथ ले लेते हैं, जो z के पद हैं वो हम एक साथ ले लेते हैं। तो जैसे ही हम z के एक साथ लेते हैं और z बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, 8 - 6 -10। हमने इसको इस तरीके से यहाँ तक हल किया। यहाँ तक हमने क्या क्या किया, हमने ये जो हमारा व्यंजक था उस व्यंजक को हम लिखते हैं, उसके बाद जो एक जैसे पद थे उनको हम एक साथ लेकर आए, यहाँ पर हमने किया। इसके बाद एक साथ लेने के बाद जो उनमें कॉमन था उनको हम बाहर लेके आए, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है, अब इसके बाद इसको हम घटा देते हैं। तो देखिए 5 - 7 क्या आएगा, -2। तो -2x², इसको जब हम हल करेंगे तो ये आता है हमारा 8xy। z के जो पद हैं उसको हम हल करेंगे तो हमें मिलता है 2z -10। इसको अगर हमने हल किया तो हमें इस तरह का व्यंजक प्राप्त होता है। समझ गए ना आप लोग, हमने क्या क्या किया था, हमने किया उन व्यंजकों को एक साथ रखा जो एक जैसे हैं, उसके बाद हमने उनमें से कॉमन लिया, जो एक जैसे थे उनको बाहर लिया, बची हुई चीज़ें अंदर रखी और उसको सोल्व करते हुए उसके अंत तक पहुंच गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बीजीय व्यंजकों के मान ज्ञात करना। अब हम इनके मान ज्ञात करेंगे। ये किस लिए ज़रूरी है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यंजक ऐसे प्राप्त होते हैं जिनको हमें हल करना होता है और उनमें एक निश्चित मान दे दिया जाता है। ये प्रश्न बिल्कुल ठीक वैसा ही है। तो देखिए यहाँ पर दो व्यंजक दिए गए हैं, एक है 5a² + 4a - 2 और दूसरा है a³ + 4a² + 3a - 7। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमें इन दोनों के मान ज्ञात करने हैं, लेकिन कैसे करने हैं, a की जगह क्या रखना है, -2, अर्थात यहाँ पर a का मान कितना है, -2। तो चलिए एक एक करके इसको हल करते हैं। देखिए पहले हम पहले वाला व्यंजक ले लेते हैं। तो हमने लिखा 5a² + 4a - 2,
ये, और इसमें हम a की जगह क्या रख देंगे, -2। शुरू करते हैं। तो देखिए 5 a की जगह हमने लिखा -2 की घात 2 प्लस 4 a की जगह -2 और फिर -2। अगर हम इसको आगे हल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए 2 दूनी 4, पंजे 20 हमें यहाँ पर मिलेगा, 4 दूनी 8 हमें यहाँ पर मिलेगा और -2 ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। और जैसे ही हम इस सारे को पूरे को हल करेंगे, देखिए 20 माइनस 10, तो ये क्या मिलेगा हमें, ये हमें 10 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा व्यंजक ले लेते हैं। तो दूसरा व्यंजक क्या है, a की घात 3 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 7। इसमें भी हमें क्या करना है, a की जगह क्या लिखना है, -2 लिखना है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जहाँ जहाँ पर a है वहाँ वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे। तो अब हम लिखते हैं, तो -2 की घात 3 प्लस 4 -2 की घात 2, देखिए, और प्लस 3 -2। जहाँ जहाँ पर a था वहाँ वहाँ पर हमने -2 लिख दिया। अब इसके बाद आगे इसको अगर हम हल करें तो 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें -8 प्लस 16 -6 और -7। इसको हल करने के बाद अब आगे जब हम इस पूरे को हल करते हैं, -8 प्लस जो है 16 -6 और -7, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 16 माइनस 21 और बाद में क्या मिला, -5। तो इस तरीके से हमने इस बीजीय व्यंजक के मान को ज्ञात किया। और कैसे ज्ञात किया, दिए हुए मान के सहायता से। a की जगह हमने क्या लिखा था यहाँ पर, -2। तो इसी तरीके से हम हर व्यंजक का मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब और आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को भी हल करते हैं। देखिए जब हम गणित में सूत्रों का प्रयोग करते हैं, कोई भी फॉर्मूला हो, चाहे हमें क्षेत्रफल निकालना हो, चाहे हमें कुछ भी निकालना हो XYZ, तो हम क्या करते हैं, व्यंजकों के मान ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती है, तभी तो हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी फॉर्मूला हो, जैसे L सेंटीमीटर, यदि मैं मान लूँ कि L सेंटीमीटर भुजा वाला कोई वर्ग है और उसका क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है, तो वो क्या होगा, L स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब अगर वो ज्ञात करना है और मैं चाहूँ कि मैं उसका क्षेत्रफल बता पाऊँ, तो मैं कब बता पाऊँगी, जब मुझे पता चलेगा कि L का मान कितना है। भाई किसी एक भुजा का तो पता चले, तभी हम उसको आगे कर पाएंगे। तो देखिए आपके सामने एक पिक्चर बनी है, ठीक है, और इसमें एक भुजा है जिसका मान कितना है, 2x + y सेंटीमीटर, और दूसरी है उसका मान है 3x - y सेंटीमीटर। तो ये कह रहे हैं कि यदि x बराबर 4 तथा y बराबर 3 हो, x बराबर 4 और y बराबर 3 हो, तो ये जो चित्र आपके सामने है, इसमें आयत की भुजा कितनी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि इस आयत को मैं एक नाम दे देती हूँ। तो देखिए A, B, C और D, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मुझे AB भुजा ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे, देखिए, तो AB बराबर क्या होगा, क्या है, 2x + y। ये हमारी भुजा है, लेकिन हमें तो इसको बिल्कुल पूरा ज्ञात करना है। तो हमें क्या क्या मान दिया हुआ है, हमें दिया है x बराबर 4 और y बराबर 3। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम 4 रख देंगे और जहाँ y है वहाँ पर हम 3 रख देंगे। तो देखिए ये हुई हमारी 2 × 4 + 3, ठीक है। तो ये मिलता है हमें 8 + 3 अर्थात 11। तो जो AB हमारी भुजा है वो कितनी है, 11, ठीक है, 11 सेंटीमीटर। अब BC भुजा हम ज्ञात कर लेते हैं। तो BC भुजा ज्ञात करने के लिए क्या है, BC भुजा को हम पहले लिख लेंगे। ये क्या है, 3x - y।
तो देखिए 3x माइनस वाई, यहाँ पर भी हम अब क्या करेंगे कि जो x का मान है वो x की जगह रख देंगे, जो y का मान है वो y की जगह रख देंगे। तो देखिए रख देते हैं, तो 3 गुना 4 माइनस 3। भाई x का मान कितना था 4 और y का मान कितना था 3, ये हमने रख दिया। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो 4 तिया 12 माइनस 3, तो कितना बचता है 9 बचता है। तो ये हमारी भुजा कितनी हुई 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने क्या जाना कि हमें कोई भी व्यंजक दे दिया गया, कुछ मान दे दिए गए और हमने उस व्यंजक का पूरा पूरा मान निकाला, हमने उसकी चाहे कोई भुजा निकाली, इस तरीके से हमने प्रश्न हल किए। अब हम जानेंगे कि हम किसी भी प्रश्न को करते समय जब बहुत बड़ी हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है या बहुत लंबी चौड़ी बातें होती हैं और अगर हमें वो बीजीय व्यंजक की फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं। उसके लिए लिखने के लिए हमें कोष्ठक का प्रयोग करना पड़ता है। अब कोष्ठक का प्रयोग हम कैसे करते हैं, किस तरीके से किया जाता है, किस किस तरह के कोष्ठक होते हैं, वो अब हम सब जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए कोष्ठक के प्रयोग को समझने के लिए एक समस्या को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखी है। मान लेते हैं, इसमें हम सब कुछ मान के चलते हैं। मान लेते हैं निखिल के पास 2x आम है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं चीज़ें, अगर ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। निखिल के पास कितने आम हैं 2x आम है। उसने उनमें से 3y आम अपनी बहन को दे दिए। उसके पास कुल कितने आम थे 2x आम थे और उसने कितने आम अपनी बहन को दे दिए 3y आम। ठीक है, इसके बाद शेष बचे आम, यानी कि इसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि उसके पास कितने आम शेष बचे। उसके बाद शेष बचे आमों का आधा करके शेष आम निकालेंगे, फिर उनका आधा करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है शेष बचे आमों का आधा करके 30 निकाल लिया। जो बचे उसमें से 30 आम उन्होंने फिर निकाल लिए। इसके बाद निकालने के बाद शेष का तिगुना करके, यानी कि जो संख्या हमें प्राप्त होगी फिर हमें क्या करना है, उसका 3 गुना कर देना है। पुनः x जोड़ दिया, 3 गुना किया, अब उसमें x जोड़ दिया और इसको जोड़ने के बाद जो हमें आम प्राप्त हुए थे उसमें y से गुणा कर दिया। देखिए है ना लंबी चौड़ी कैलकुलेशन, और इसको अब हम धीरे धीरे बढ़ के आसानी से, देखिएगा बहुत आसानी से अभी हम इसको बहुत सिंपल बना देंगे। तो आप लोग चलिए मेरे साथ, तो इसको बीजीय व्यंजक के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो मैंने इस प्रश्न में कहा था, क्या कहा था कि निखिल के पास आमों की संख्या कितनी है 2x। जब भी ऐसे प्रश्न हमारे सामने हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इनके साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो हमारा प्रश्न कह रहा है वही हम लिखते चले जाएं तो बहुत आसान हो जाता है। तो निखिल के पास आमों की संख्या कितनी है 2x, उसकी बहन के पास आमों की संख्या 3y, शेष आम। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, शेष आम निकालेंगे। और शेष आम हम कब निकाल सकते हैं, देखिए अगर मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, 10 टॉफ़ियाँ हैं और मैं अगर ये कहूँ कि मैंने अपनी दोस्त को 5 दे दी, तो अब मेरे पास कितनी बची, मैं 10 में से 5 घटा दूंगी, तभी तो मैं बता पाऊंगी कि मेरे पास कितनी बची। वही काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। निखिल के पास कितने थे 2x आम थे, उसने अपनी बहन को कितने दे दिए 3y आम दे दिए, तो उसके पास जो आम बचे वो कितने बचे 2x माइनस 3y। यहाँ तक समझ में आया ना, ठीक है। तो शेष आम 2x माइनस 3y यहाँ पर हुए। अब हमारा प्रश्न जो आगे कह रहा था वो क्या कह रहा था, शेष आम का आधा, शेष आम का आधा। तो हमारे शेष आम अभी क्या निकले 2x माइनस 3y। अब हम क्या कर देंगे, इसका आधा कर देंगे, और आधा करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, 2 से भाग दे देते हैं। तो देखिए 1/2 2x माइनस 3y, यहाँ पर हमारे आम आधे हो गए ना। तो यहाँ पर 2x माइनस 3y का
संयुक्त आधा दिखाने के लिए हमने क्या किया है, हमने देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर एक कोष्ठ लगाया है, ये वाला, ये लगा दिया, तभी तो हम उसको डिवाइड कर पाए दोनों को एक साथ मिला के। तो ये जो हमने कोष्ठ लगाया है यही हमारा छोटा कोष्ठक होता है। ठीक है, चलिए अब तक हमने क्या किया, हमने जो शेष आम थे उनका आधा कर दिया था और छोटे कोष्ठक की मदद से। अब इसके बाद हमारा प्रश्न क्या कह रहा था कि शेष में से 30 आम निकालने पर क्या संख्या हमें प्राप्त होगी। देखिए शेष आम हमारे ये थे, अब हमें क्या करना है, इसमें से 30 आम और निकाल देने हैं। तो देखिए हमने क्या कर दिया, इसमें से 30 घटा दिए। अब इसके बाद हमारा प्रश्न क्या कह रहा था कि जैसे ही हम 30 आम उसमें से निकाल लेंगे, इसका 3 गुना करने पर, यानी कि ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है, अब हमें इसका क्या करना है, इस वाली संख्या का 3 गुना कर देना है, अर्थात 3 से गुना कर देंगे। तो देखिए हमने वही किया, इस पूरी संख्या को क्या किया, 3 से गुना की। लेकिन हम पूरी संख्या को 3 से गुना कब कर सकते हैं, कोष्ठक लगा के, क्योंकि अगर हम कोष्ठक नहीं लगाएंगे तो किसी एक संख्या में गुणा हो जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये कोष्ठक का प्रयोग किया और इसमें पूरा गुणा कर दिया। अब यहाँ पर ये जो इस तरीके का कोष्ठक लगा हुआ है, ये क्या होता है, ये होता है मंझला कोष्ठक। ठीक है, अभी तक हमने 2 कोष्ठक के बारे में जाना, छोटा और मंझला कोष्ठक। इसके बाद में 3x जोड़ने पर लिखेंगे, यानी कि उन्होंने कहा था कि जब हम इसका 3 गुना कर देंगे उसके बाद इसमें 3x आम जोड़ देंगे। तो देखिए मुझे अगर 3x जोड़ने हैं तो मैं इस सारे में, ये जो मैंने अभी निकाला था, इसमें 3x जोड़ दूंगी, जो मुझे कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसके बाद अब सब में y से गुणा करने पर इस कथन को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने लास्ट में कहा था कि जो भी हमें प्राप्त होगा उसमें हम y से गुणा कर देंगे। तो अगर हमें y से गुणा करनी है सारे में, तो हम क्या करेंगे, फिर से हम एक कोष्ठक का प्रयोग करेंगे और y से गुणा कर देंगे, जो हमें कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। अब आप यहाँ पर अगर ध्यान दें तो देख रहे होंगे मैंने फिर से एक कोष्ठक का प्रयोग किया है, और जो किस तरीके का है, बिल्कुल इस तरीके से। देखिए इधर लिख देते हैं ऐसे, और ये हमारा क्या होता है, बड़ा कोष्ठक होता है। तो हमने इस पूरे प्रश्न में जो इस्तेमाल किया था, एक बार जल्दी जल्दी उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्ठक या छोटा कोष्ठक हम यूज करते हैं, उसके बाद मंझला कोष्ठक और अंत में हम बड़ा कोष्ठक लगाते हैं। सबसे पहले छोटा कोष्ठक लगाया, उसके बाद मंझला और अंत में बड़ा कोष्ठक लगाया। कोष्ठक खोलते समय यदि कोष्ठक के बाहर प्लस का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा, तो अंदर के जितने भी हमारी संख्याएं हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जितने भी चिन्ह हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, और अगर उनके बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो उनके बीच में क्या माना जाता है कि वो गुणा है। अब देखिए एक और प्रश्न है और हम इसको हल कर लेते हैं कि किस तरीके से कोष्ठक हटाए जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम छोटा कोष्ठक हटाते हैं। तो देखिए हटाया अगर हमने तो क्या आया, 2, माइनस का चिन्ह है बाहर तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे और इस तरीके से हमें प्राप्त होगा। इसके बाद हम मंझले कोष्ठक को हटाते हैं और जैसे ही हम इसको हटाते हैं तो हमें ये सब संख्याएं प्राप्त होंगी, क्योंकि यहाँ भी बाहर माइनस का चिन्ह है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, सारे चिन्ह बदल गए। इसके बाद बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह फिर बदल जाएंगे और जो एक जैसी संख्याएं थी उनको हमने जोड़ दिया। देखिए 9x², 5x² और -7x²। अगर इन सबको हल करते हैं तो 5x³ क्योंकि ये इकलौता था, और x², ये सब हल होने के बाद बचता है 2x² -6x + 2, इस तरीके से। इसके बाद में फिर से अगर हम ये बड़ा कोष्ठक हटाएं तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, और अब इसके बाद जो एक जैसी संख्याएं हैं, एक जैसे पद हैं, उनको एक साथ लेते हुए हम इसको हल करेंगे और अंत में हमें ये प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है जो हम अभी तक पहुंचे हैं, जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सजातीय पद कहते हैं। जिन पदों के बीजीय गुणांक आपस में समान नहीं होते वो हमारे विजातीय पद होते हैं।
सबसे पहले रेखा कोष्ठक या छोटा कोष्ठक, उसके बाद मंझला कोष्ठक और अंत में हम बड़ा कोष्ठक लगाते हैं। 2 या 2 से अधिक कोष्ठकों के बीच यदि कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पर क्या माना जाता है कि ये गुणा का चिन्ह है इन दोनों के बीच में। हमने आज क्या सीखा? सजातीय पदों का योगफल अथवा अंतर एक अन्य सजातीय पद होता है। ये ध्यान दीजिएगा, जब अभी हमने पहले भी एक प्रश्न हल किया था और दोनों सजातीय पद थे, चाहे वो जोड़ के हों या वो घटा के हों, जब उसको हमने पूरा हल किया तो हमें बाद में भी क्या मिल रहा था? ठीक वैसा ही एक अन्य सजातीय पद हमें प्राप्त हो रहा था। बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना, वो हमने कब किया था? जैसे कि हमने अभी एक प्रश्न हल किया था जिसमें ए का मान कुछ दे दिया था, वो हमने सब जगह रखा था। 4 प्रकार के कोष्ठकों का प्रयोग, अभी हमने 2 प्रश्न हल किए हैं जिसमें हमने क्या किया है? सबसे पहले छोटा कोष्ठक हटाया, फिर मंझला कोष्ठक हटाया और लास्ट में हमने बड़ा कोष्ठक हटाया। बच्चों, आपके लिए कुछ गृह कार्य दिया गया है जिसमें क्या है? देखिए, 3 अलग अलग पद हैं जिनको जोड़ के एक व्यंजक बनाया गया है, इनको आप हल करेंगे। और इसके अलावा आपकी पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 126, 130 और 136 पर अभ्यास 6A, 6B, 6C और 6D दिए गए हैं। उस पर भी बहुत सारे प्रश्न हैं। आप धीरे धीरे करके ये सभी प्रश्न हल कीजिएगा और जहाँ पर भी कोई समस्या आती है अपने अध्यापक से बात कीजिएगा। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।